नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिजपाल स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज का नया चैप्टर पढ़ते हैं। क्लास 10 है, चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जानते हैं कि संसार में आपके अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। जो वस्तुएं होती हैं वो आपके अनेक प्रकार के छोटे छोटे द्रव्य से बने होते हैं। छोटे छोटे द्रव्य से बने होते हैं और इन द्रव्य या फिर पदार्थ में आपके परिवर्तन जो होता है, तो परिवर्तन आपके दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। आइए देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें उसके भौतिक अवस्था का आकार, भौतिक अवस्था का आकार इनमें परिवर्तन होता है, लेकिन इनमें तो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संयोजन एवं रासायनिक संयोजन एवं भौतिक रासायनिक संयोजन एवं द्रव्यमान, रासायनिक संयोजन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ना तो उसका रासायनिक संयोजन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार इनमें परिवर्तन हो, घनत्व ये बदल जाए, लेकिन संयोजन और रासायनिक संयोजन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो। कहने का मतलब यह है कि आपका नया कोई पदार्थ है न बने तो उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जल से वाष्प का बनना, जल को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा आपका। तो ये क्रिया आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि आपका पानी से क्या बदल रहा है, पानी से आपका बनना है वाष्प बनना है। तो आकार में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, तो आपका होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि आपका होता है ऊर्ध्वपातन और आपका वाष्पन, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन। तो ये सब आपके क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन। आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वे पदार्थ जिनमें रासायनिक संयोजन एवं द्रव्य में कोई परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब रासायनिक संयोजन द्रव्य में परिवर्तन होगा और आपका एक नया पदार्थ बन जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। कहने का मतलब वह पदार्थ जिसमें आपका रासायनिक संयोजन होगा और एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि नया पदार्थ बनेगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा और इसमें आपका रासायनिक संयोजन होता है। आपका रासायनिक संयोजन होगा और आपका एक नया पदार्थ बनता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि परिवर्तन होगा, रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है और उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। और ये जो भौतिक परिवर्तन होता है वो आपका अस्थायी होता है। क्या होता है आपका, अस्थायी होगा। और ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन, वो क्या होता है आपका, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, रासायनिक एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तो कोई भी चीज का जलना, जैसे कि मान लेते हैं एलपीजी हो गया आपका, तो एलपीजी या फिर
ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का जलना, एलपीजी का यानी खाना बनाना यानी कि जो होता है आपका वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन में, सांस का लेना, शरीर में वृद्धि होना, पौधों में वृद्धि होना, और दूध से दही का बनना, दूध का खट्टा हो जाना, जंग का लगना, ये सब आपके क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आइए आगे देखते हैं हमें, जो कि आपका मेन चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि रासायनिक यानी कि परिवर्तन क्या क्या होता है आपका। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि समीकरण में क्या क्या परिवर्तन होगा, कारक में परिवर्तन क्या होगा। सबसे पहले परिवर्तन क्या होगा आपका, तो क्या हो सकता है परिवर्तन क्या होगा, यानी कि इसमें आपका अवस्था बदल सकती है। क्या बदलेगी आपका, अवस्था बदल सकती है आपका परिवर्तन में। तो अवस्था आपका ठोस होगा तो द्रव होगा, द्रव से ठोस भी हो सकता है, और द्रव से गैस, ठोस से द्रव, तो इसमें अवस्था बदल सकती है। दूसरा परिवर्तन आपका, जब कोई यानी कि नया पदार्थ बनेगा तो उसमें आपका रंग बदल जाएगा, उसका रंग बदल सकता है आपका, तो रंग बदल जाएगा। तीसरा आपका एक नया अवक्षेप, एक नया अवक्षेप बनता है, नया अवक्षेप बनता है, कहने का मतलब नया अवक्षेप यानी कि एक नया पदार्थ बनता है, पदार्थ बनेगा। और अगला पॉइंट आपका हो जाएगा तापमान बदल जाएगा, तापमान बदल जाएगा। आपका जो पहले होगा पदार्थ होगा, मान लेते हैं आपका कोई, मान लेते हैं सी है आपका, और आपका ऑक्सीजन के साथ जैसे ही जलाएंगे तो आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन यानी कि सी जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसका तापमान कुछ और होगा और इसका तापमान कुछ और होगा, ठीक है। तो तापमान बदल जाएगा। और इसके बाद आपका ये होता है कि ये आपका होता है अभिकारक और ये आपका होता है उत्पाद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब आपके अभिकारक कहलाते हैं, और जो आपके हुए यानी कि जो आपका पदार्थ बनता है, नया जो पदार्थ होता है वो कहलाता है आपका उत्पाद कहलाएगा। तो तापमान भी बदल जाएगा। ये आपके अभिकारक के जो पदार्थ होते हैं यानी कि यौगिक होते हैं, इनमें बंध परिवर्तन होता है आपका, यानी कि इनके बंध एक दूसरे से टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, और उत्पाद से क्या करते हैं यानी कि उत्पाद में आपके मिलते हैं फिर जुड़ते हैं आपके टूट करके, और आपका एक नया यानी कि अभिकारक। और अगला पॉइंट आपका यह भी आ जाएगा कि अभिकारक के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के समान होती है यानी कि बराबर होती है। तो ये तो है आपका रासायनिक परिवर्तन में आपका ये बदलेगा। चलिए आप आगे देख लेते हैं, जो कि आपका चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया। देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं यानी कि बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं Zn + O2, तो Zn से आपको बनेगा ZnO बन जाएगा आपका। जैसे कि N2 + 3H2 आ जाएगा आपका ये, तो ये बन जाएगा आपका 2NH3 बन जाएगा। और देख लेते हैं जैसे कि तो H2SO4 प्लस आपका आ जाएगा ZnO आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2O। तो ये आपके क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कोई भी जितनी अभिक्रियाएं आपको लिखते चले जाएंगे, तो कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये क्या है, इनके उदाहरण। आई बात समझ में। आगे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण। तो इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा आपको देख लेते हैं कि जो गैस होता है तो गैस को हम लोग शॉर्ट में G से लिख देते हैं, ठीक है। और द्रव जो होता है तो द्रव को हम लोग शॉर्ट में
एल से कर देते हैं। और जो ठोस होता है तो ठोस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं शॉर्ट में एस, यानी कि सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और जो आपका जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन, तो उनके लिए हमें एक्वस का यूज कर देते हैं ना। जैसे कि आपका जेडन आपका आ जाएगा ठोस हो जाएगा आपका ये गैस हो जाएगा आपका ये, तो जेडन यानी क्या जाएगा आपका ये जलीय विलयन यानी कि एक्वस बन जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था अभिकारक और उत्पाद। तो पदार्थ यानी कि किसी अभिक्रिया में लिए गए यानी कि जो पदार्थ होते हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो आपका नया पदार्थ बनता है तो उसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो कोई एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो छोटी सी ले लेते हैं, बार बार वही C प्लस है O2 और आपका बन जाएगा ये CO2। तो अभिकारक ये आपका क्या है, अभिकारक, और ये क्या है आपका उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, जो आपके पदार्थ लिए जाते हैं अभिक्रिया करने के लिए अभिकारक कहलाएगा, और जो आपका नया पदार्थ बनेगा उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक में जो आपके प्रयुक्त आपके यौगिक या फिर तत्व होंगे, अभिकारक में प्रयुक्त यौगिक या तत्वों को सूत्र, किसे सूत्र या फिर संकेत, और इनको भी ये उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में प्रयुक्त यौगिक या तत्व, यौगिक या तत्व को सूत्र या संकेत करने पर प्राप्त यानी करने पर जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया बनती है उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आइए फिर से देख लेते हैं। अभिकारक और उत्पाद के यौगिकों को या फिर तत्वों को सूत्र या संकेत के द्वारा प्रकट करने पर प्राप्त रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये आपका क्या जाएगा, ये पूरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो विधि से लिख सकते हैं। एक आपका होता है, एक आपका हमें तो शब्दों के द्वारा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, शब्दों के द्वारा, और या फिर हम उसको हमें सूत्र या संकेत, सूत्र या संकेत के द्वारा लिख सकते हैं। तो शब्दों के द्वारा लिख सकते हैं या फिर सूत्र या संकेत के द्वारा। शब्दों के द्वारा कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कह दिया यहाँ पे कार्बन, या फिर और मान लेते हैं कि लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम और प्लस कह देगा आपका तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और एरो इसके बाद कह देगा आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को प्लस कह देगा आपका ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम, जैसे उसने कहा कैल्शियम, तो हमने इसका सूत्र क्या होता है आपका Ca प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4। कैल्शियम है सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट लिख देते हैं हमें, तो क्या जाएगा आपका ये Ca, क्या जाएगा आपका Ca है, तो Ca क्या जाएगा आपका SO4 आ जाएगा, और प्लस क्या जाएगा हाइड्रोजन क्या जाएगा आपका H2 हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सूत्र या संकेत, तो ये तो आपका हो जाएगा शब्दों के द्वारा, और ये किसके द्वारा आ जाएगा आपका सूत्र या संकेत के द्वारा। तो हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद पूरा चैप्टर अच्छे समझाएंगे, अगर कहीं पे कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ लेना। आगे आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक यहां पे लिख देते हैं, और ये क्या होगा आपका उत्पाद। तो अभिकारक के यौगिक या फिर तत्व, और इनके भी लिख देते हैं यौगिक या तत्व उत्पाद के।
तत्व। अभिकारक के या फिर अभिकारक व उत्पाद के यौगिक या तत्वों के अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब आपके अभिकारक और उत्पाद के यौगिक या तत्वों की संख्या क्या हो, दोनों तरफ पदार्थों की संख्या क्या हो, आपकी समान हो, बराबर हो, यानी कि अभिकारक के अणुओं की संख्या बराबर है उत्पाद के अणुओं की संख्या, तो क्या कहलाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे H2 प्लस N2, एरो क्या जाएगा आपका NH3। तो देख लेते हैं हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 अणु है, तो ये बैलेंस नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है, बराबर संतुलित नहीं है, तो इससे हम लोग असंतुलित कहते हैं। क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कंकाली, क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक, कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब अभिकारक और उत्पाद के यौगिक या तत्वों के अणुओं की संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो संतुलित रासायनिक समीकरण अभी हमने बताया था कि जब दोनों की क्या हो, अणुओं की संख्या समान हो अभिकारक और उत्पाद के, तो उन्हें हम बोलते हैं संतुलित, बैलेंस करेगा। यहाँ पे अभी था 2 और यहाँ पे था 2, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 3 दूनी 6 आ गए तो यहाँ पे कर लेते हैं 3। अब देख लीजिएगा बैलेंस है ना, तो अब बैलेंस हो गया, तो कहने का मतलब क्या जाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। और लेते हैं जैसे कि 2HCl, तो ये आपका बन जाएगा H2 प्लस Cl2, अभी नहीं था, पहले हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2, Cl2 यहाँ पे, यानी कि Cl2 भी 2 है, तो बैलेंस नहीं है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे लगा लेंगे 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपका ये बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो पूरा चैप्टर आज ही खत्म करेंगे, इसमें जो चीज बचेगी आगे नेक्स्ट वीडियो में बना के डालेंगे हम। चलिए अब आ जाते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं को निम्न भागों में यानी कि निम्न प्रकार में बांटा गया है। निम्न प्रकार में बांटा गया यानी कई भागों में बांटा गया है, कई इसके 2 3 4 प्रकार हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला तो संयोजन, कौन सा, संयोजन समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार या फिर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार वही आपके हैं, समीकरण या अपक्रियाओं के, अपक्रिया ही डाल लेते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल करके एक यौगिक बनाएंगे, कितने यौगिक बनाएंगे आपके, एक यौगिक, केवल एक यौगिक बनाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका A प्लस B प्लस कुछ भी हो, आपका चाहे A प्लस B हो चाहे तो और कोई हो, और ये मिलकर क्या बना दे, केवल एक बना दे, यानी कि AB कर दे या फिर ABC कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो आपका कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल करके जब एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक परस्पर मिल करके एक यौगिक, केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बहुत से बताया, सब आपके ये देखो आपके बने हुए हैं, उदाहरण एग्जाम्पल किया था हमने, तो ये सब क्या है आपके संयोजन। देखो एक ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन भी क्या बना रहा आपका अमोनिया, केवल एक यौगिक है आपका। ठीक है, और भी देख लेते हैं जैसे C+ है O2, तो क्या जाएगा आपका ये
CO2 आ जाएगा आपका। और देख लेते हैं तो Zn प्लस है O2 तो क्या जाएगा आपका 2Zn है। और तो क्या है आपके देखो 2 हो रहा है और 2 से क्या बनना है 1 बनना है। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देख लेते हैं दूसरी, तो देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन, संयोजन में 2 से 1 बनते हैं, 2 या 2 से अधिक से 1 बनेंगे और इनमें वियोजन में जस्ट का उल्टा हो जाएगा। तो लिख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है ना। वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है जब एक यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपघटित होकर के यानी कि टूट करके अनेक यौगिकों को बनाता है। यानी कि वह पदार्थ जो अपने एक यौगिक होता है जो अपने पदों में क्या हो जाएगा विखंडित हो जाएगा, टूट करके अनेक यौगिक या फिर पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तो जब एक यानी कि क्या बनेगा आपका, एक से क्या बनेंगे आपके अनेक बने समझ लो, है ना। एक से आपके एक से अधिक बने तो उसे हम क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वह यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ यानी कि एक पदार्थ किसमें होगा आपका एक अभिकारक से आपके एक से अधिक उत्पाद का निर्माण हो तो इन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका बन जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एक है और एक से क्या बन गए 2 बन गए। तो ये कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। अमोनिया को जब हम गर्म करते हैं उच्च ताप पे तो अमोनिया से भी आपका N2 प्लस है 3H2 यानी कि हाइड्रोजन बनता है। माइनस कर लेंगे यहाँ पे 2 कर लेते हैं, या फिर और भी कोई लिख सकते हैं हमें, है ना। तो जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट कर देते हैं आपका, है। तो ये आपका बन जाएगा CaO बन जाएगा और प्लस NO2 बन जाएगा और प्लस ये O2 बन जाएगा। बैलेंस है 2 2 4 1 5, यहाँ पे 2 कर लो तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा आपका, 1 7 हो जाएगा आपका। नहीं बैलेंस है ना, नहीं। पोटेशियम क्लोरेट कर लेते हैं KClO3 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, ये KCl आ जाएगा आपका प्लस 3O2 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, तो वियोजन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और भी वियोजन में आपकी तो 3 अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, उनको भी देख लेते हैं। एक आ जाता है आपका ऊष्मीय अभिक्रिया, समझ रहे हैं। तो ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होता है आपका ऊष्मीय, तो वो जो गर्म करने पर अभिक्रिया होती है। तो ये सब किधर क्या होंगे आपके सब है उसमें जो वो अभिक्रिया जो ऊष्मा के यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में होती है तो ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ऊष्मीय अभिक्रिया लिख लेंगे। और इसी में आपका जाता है दूसरा आ जाता है आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया या फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जो विद्युत यानी कि विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिक करंट विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत की उपस्थिति में होंगे तो उन्हें हम लोग विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे H2O। तो हाइड्रोजन को जब हम क्या करते हैं इसमें विद्युत विसर्जन कराते हैं विद्युत अपघटन करते हैं यानी विद्युत विसर्जन कराते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये आपका H2O प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये आपका हो गया विद्युत। और इसके बाद आपका होता है प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में भी जो अभिक्रियाएं होती हैं तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्रकाश
रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो आपके प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसमें होंगी? आपके प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो उन्हें हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका क्या है, आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है आपका हाइड्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है ग्लूकोज C6H12O और 6 और प्लस क्या बनता है आपका ऑक्सीजन। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे लिख देते कितने 6 और यहाँ पर भी 6, तो ये 6 आ जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 6 18, 6 दूनी 12 आ जाएगा आपका, तो 6 आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं 6, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या होगा आपका प्रकाश, किसमें होगा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती हैं तो उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और आगे देख लेते हैं। तो ये अभी वियोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, अब आगे आ जाते हैं वियोजन के बाद देख लेते हैं वियोजन, और वियोजन के बाद आ जाएंगे हमें विस्थापन। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो विस्थापन जब किसी यौगिक में आपके आयनों में क्या होता है परिवर्तन होता है, विनिमय होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है, तो उन्हें बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में प्रयुक्त यौगिकों के आयनों में अदला बदली होती है, परिवर्तन होता है, या फिर विनिमय भी कह सकते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया दो होती है, एक होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में प्रयुक्त केवल एक यौगिक के आयन में परिवर्तन होता है, यानी कि आयनों में अदला बदली होती है केवल एक में, तो उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लिख देते हैं, तो मान लेते हैं तो Zn प्लस CuO, ठीक है, तो आपका यह आ जाएगा आपका Cu, तो ये आपका बन जाएगा ZnO प्लस Cu बन जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, तो केवल एक में परिवर्तन हो, देखो तो ये O इसमें पहुंच गया और ये आपका अलग हो गया आपका, तो ये आ जाएगा आपका एकल विस्थापन आ जाएगा। या फिर Zn प्लस H2SO4, ये भी लिख सकते हैं हम, तो ये आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, तो ये क्या हो जाएगा आपका एकल विस्थापन जिसमें आपके एक के आयन में अदला बदली हो, परिवर्तन हो, तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं द्विविस्थापन। क्या देख लेते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। जब हमें तो द्विविस्थापन तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में प्रयुक्त दो यौगिकों के आयनों में परिवर्तन हो, अदला बदली हो, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि तो आ जाते हैं NaNO3 प्लस आ जाते हैं AgCl कर लेते हैं, तो ये आपका Na इसमें आ जाएगा और Ag इसको इसमें भेज देते हैं, तो ये आपका NaCl प्लस AgNO3। या फिर यहाँ पे तो BaCl बेरियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट का Ag यानी कि सिल्वर क्लोराइड से करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा आपका। तो BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड को हम करा लेते हैं H2SO4 से, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा BaSO4 और प्लस 2HCl
Cl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक अम्ल कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए दोनों के आयनों में क्या हो रहा है परिवर्तन, SO4 इसमें आ गया और Cl इसमें आ गया। तो कहने का मतलब दोनों के आयनों में परिवर्तन हो रहा है। विकारक के आप विकारक में प्रयुक्त दो यौगिक हैं और दोनों यौगिक में क्या हो रहा है आपका आयन में चेंजमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपका कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। तो और क्या बचा हुआ इसमें, तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या फिर इसको बोलते हैं हमें उपचयन। उपचयन तो ऑक्सीकरण क्या होता है, वे पदार्थ यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है, क्या होगा आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन क्या होगा आपका घट जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घट जाना, कम हो जाना ऑक्सीकरण कहलाता है या फिर अपचयन से कहते उपचयन। सही, तो ऑक्सीकरण क्या होता है आपका ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन आपका जुड़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी लिख देते हैं तो C+O2 किया था अभी हमने, तो ये क्या जाएगा आपका ये CO2 कार्बन, इसमें क्या हो रहा है आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, या फिर दूसरा तो हाइड्रोजन का कम हो जाना, अलग हो जाना, यानी सॉरी, तो जो धातुएं होती हैं तो धातुओं का बढ़ जाना, धातुओं की संख्या यानी कि धातुओं का बढ़ जाना या फिर धातुओं को कम हो जाना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन, तो धातुओं की संख्या का बढ़ जाना या फिर अधातुओं की संख्या का कम हो जाना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे देख लेते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है आपका, तो अपचयन है जस्ट इसके उल्टा, तो जिसमें आपका ऑक्सीजन क्या होगा आपका वह वे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन है घट जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है तो आपका अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। अगर इसी को हम उल्टा लिख देते हैं जैसे कि Zn को लिख सकते हैं तो ये आपका बन जाएगा Zn प्लस O2, तो Zn से आपका क्या हो रहा है आपका Zn ऑक्सीजन आपका बाहर हो रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका अपचयन। और रेडॉक्स ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि ZnO लिख देते हैं प्लस H2 तो आपका O इसमें निकल जाएगा तो ये आपका बन जाएगा Zn प्लस H2O। तो ZnO है आपका ऑक्सीजन इससे कम हो रहा है आपका बाहर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीजन का घटना, क्या कहलाएगा आपका अपचयन कहलाएगा। और H2O है, H2 से H2 बना है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, ये चीज समझ लिया है तो इसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीकारक। बहुत क्वेश्चन ये आपका पूछ जाता है, यहाँ से बच्चे आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक तो ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ऑक्सीकारक जब तो वह आपका पदार्थ होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन आपका जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो जैसे कि मान लेते हैं आपका ये H2 था ना, तो H2 से क्या हो रहा था आपका इसमें H2O जुड़ रहा है तो ऑक्सीकारक कौन होगा आपका H2 होगा। क्या होगा आपका H2 जिसमें यानी कि जिसमें आपका ऑक्सीजन क्या होगा आपका जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन इसमें घटेगा तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होगा आपका H2 क्योंकि इसी में आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकारक है ये कहलाएगा आपका। और ऑक्सीकारक या फिर अपचायक तो सेम ऐसे ही
तो वो अपचायक का मतलब क्या होगा, जिसमें आपका ऑक्सीजन है, क्या होगा आपका हाइड्रोजन है जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन है घटेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपचायक। तो अपचायक क्या कराएगा आपका ZnO है आपका, और Zn से क्या हो रहा है आपका Zn हो रहा है आपका, ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें, है ना। तो जिसमें आपका ऑक्सीजन क्या होगा आपका घटेगा, तो ऑक्सीजन इससे घट रहा है ना, तो आपका ये कहलाएगा आपका अपचायक, है ना। तो ये भी समझ में आ गए। और इसके बाद हम आ जाते हैं, दो चीज बची हुई है आपकी और इस चैप्टर में, बाकी आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीकरण प्रभाव के कारण, ऑक्सीकरण प्रभाव के कारण जो आपका परिवर्तन होता है उसी के बारे में आपको पढ़ना है ना। तो ऑक्सीकरण प्रभाव के कारण आपका दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक आपका होता है ऑक्सीकरण प्रभाव के कारण। तो प्रभाव के कारण दैनिक जीवन में देखते हैं, तो ऑक्सीकरण के कारण जो है खाद्य पदार्थ यानी कि जो आपके खाने वाले पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ या धातुएं या फिर धातु क्या होते हैं आपके धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो उन्हें तो धीरे धीरे नष्ट या खत्म हो जाते हैं। जो धातुओं का धीरे धीरे नष्ट हो जाना और खत्म हो जाना, धातुओं का खत्म जो होना और नष्ट होना आपका कहलाता है, धातुओं को कष्ट संक्षारण, क्या बोलते हैं संक्षारण। धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, और खाद्य पदार्थों का नष्ट होना खराब हो जाना कहलाता आपका विकृत गंधिता है, क्या बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण, तो संक्षारण क्या होता है आपका, तो संक्षारण जब कोई धातु यानी कि जब किसी धातु को अगर हम खुले में रख देते हैं यानी कि बाहर रख देते हैं ना, तो जब बाहर रख देंगे तो उसमें आपका कौन है H2O आ जाएगा यानी कि जल भी आ जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा आपका ये ऑक्सीजन भी आ जाएगा, आपका वाष्प भी उसी में जम जाएगी, और किसमें आपका धातु यानी कि मान लेते हैं क्या आपका ये आयरन। तो किसी आयरन में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब ये क्रियाकलाप करा लेता है तो ये आपका बन जाएगा Fe2O3 H2O, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग कब लगता है, जब किसी आयरन यानी कि जब किसी लोहे को हम खुले वातावरण में बाहर रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, तो वह आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संपर्क में आ जाता है, जिसमें उसमें भूरे रंग की एक परत जम जाती है, समझ रहे हैं, भूरे रंग की एक परत जम जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग का लगना कहते हैं, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जो होता है वो भूरे रंग की परत जमती है, और जो चांदी होती है क्या होती है चांदी, तो चांदी पर आपकी काली रंग की परत जमती है, कौन से काले रंग की परत आ जाती है, और जो आपके जो तांबा होता है तो तांबे में आपके हरे रंग की हरे रंग की एक परत जम जाती है, वही क्या होता है आपका ये ऑक्सीकरण के कारण होता है आपका है। तो आगे आ जाते हैं आपका विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होगा आपका, तो ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण आपके ऑक्सीकरण के कारण जो होता है, तो खाने वाले यानी कि जो तेलीय पदार्थ या फिर खाद्य पदार्थ होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनमें आपकी एक तो धीरे धीरे घटने लगता है उनकी ऑक्सीकरण क्षमता, यानी कि क्या होती है यानी कि ऑक्सीकरण प्रभाव के कारण यानी कि घटने लगता है आपका, ठीक है। तो आपका वो उसका स्वाद क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका स्वाद बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा उसका खाने वाला जो पदार्थ होगा उसका स्वाद बदल जाएगा, और उसमें एक स्मेल टाइप में आने लगती है, गंध टाइप में आने लगती है, क्या आने लगती है गंध टाइप में आने लगती है खाने से। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत
गंधता। देखा होगा कि आपके घर में बाई चांस जब खाना खराब हो जाता है तो लोग कहेंगे ना कि देखिए अब महक तो नहीं रहा है, तो जब अब महकने लगता है, जब हम समझ जाते हैं कि उसमें एक गंध आने लगती है तो हम समझ जाते हैं वो क्या होगा, उसमें ऑक्सीकरण प्रभाव के कारण क्या होता है, उसमें विकृत घनीता होता है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका, खत्म हो जाता है, वो चीज नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं विकृत घनीता। तो खाद्य पदार्थ में जो ऑक्सीकरण के कारण जो आपका परिवर्तन होता है खाने में, यदि जो पदार्थ वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसे हम विकृत घनीता बोलते हैं। इसमें स्वाद और गंध क्या हो जाती है आपके, उसमें स्वाद बदल जाता है। देखते हैं ना कि कभी कभी गंध नहीं है तो कहेंगे ना चख के देखिएगा स्वाद इसका बदल तो नहीं गया है, खट्टा हो गया, तो स्वाद भी इसका खट्टा हो जाता है और गंध भी आपके आने लगती है, तो समझ जाते हैं विकृत घनीता कहलाता है। तो जो आपका देखा होगा कि फ्रिज में कहते हैं ना खाना फ्रिज में रख दीजिएगा और वहां पे आपका खाना खराब नहीं होगा, तो फ्रिज में इसीलिए रखा जाता है कि फ्रिज में जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण की संख्या क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसमें, फ्रिज में जो आपका ऑक्सीकरण होगा वो बहुत ही कम होता है। ये आपका पूरा चैप्टर है। अगर कोई चीज आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट रह गए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं, कहीं पे छूट गई थी, थोड़ा सा मिस हो गया है। हाँ, आपका था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फल यानी कि जिसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसमें आपसे यानी कि क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है आपकी, ऊर्जा मुक्त होगी, तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो समझ जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, जो जलने पर अभिक्रिया होती है, दहन करने वाली जितनी भी आपकी अभिक्रिया होती है, समझ जाना, तो वो सब क्या होंगे आपके ऊष्माक्षेपी। क्योंकि जब कोई चीज जलता है, दहन होता है, तो उसमें क्या आपका ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होगा आपका, ऊर्जा मुक्त होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि मान लेते हैं, हम ले लेते हैं मेथेन। क्या ले लेते हैं, मेथेन को जब जलाते हैं तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है आपका, जल बनता है, या फिर और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कुछ ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, और जैसे कि अगर हम कार्बन को जलाएं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस क्या बन जाएगी, कुछ ऊष्मा आ जाएगी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया होने में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा मुक्त होगी और इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो उसी में हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं H2 प्लस O2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊष्मा लेंगे, तब आपका क्या बन जाएगा, आपका H2O या बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है आपका पहला चैप्टर। चलिए